Hello everyone, hope all of you are fine. Welcome to LIMS, Legend Institute of Management and Sciences. This is our fifth lecture. I am your lecturer for this course of short story. Now in this lecture we will discuss the first short story that we are going to discuss. जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले एडगर एलन पो पढ़ाया, उसके बाद मैंने आपको उसकी जो गॉथिक ट्रेडिशन थी उससे रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी थी. अब नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे वो हमारी बात होगी उस प्ले की जिस प्ले के अंदर हम लोगों ने गॉथिक ट्रेडिशन को देखना है, या हम लोगों ने जो शॉर्ट स्टोरी मीन्स सॉरी प्ले नहीं है, शॉर्ट स्टोरी है. शॉर्ट स्टोरी जिसको हमने रीड करना है और एनालाइज करना है. हमने इसकी थीम्स देखनी है, हमने इसके आप कह सकते हैं जो इसके अंदर थीम्स हैं, जो इसके अंदर से इसके रिजल्ट्स हैं और कैरेक्टर्स हैं, जो सेटिंग है, जो प्लॉट स्ट्रक्चर है, वो तमाम चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करनी है. हमारी शॉर्ट स्टोरी का जो नाम है वो फॉल ऑफ द हाउस ऑफ उशर है और ये राइट की गई है अमेरिकन राइटर ने जो कि हैं एडगर एलन पो, और ये नरेटिव शॉर्ट स्टोरी है, मीन्स के नरेट की गई है शॉर्ट स्टोरी है, नरेटिव शॉर्ट स्टोरी. अच्छा, इसके अंदर फर्स्ट पब्लिश किस टाइम हुई थी? फर्स्ट पब्लिश हुई थी 1839 में. और किस चीज़ में पब्लिश हुई थी? ये एज अ बुक नहीं पब्लिश हुई थी, ये एक मैगज़ीन था जिसका नाम था बर्टन्स जेंटलमैन्स मैगज़ीन. ये इस मैगज़ीन में जो है ये शॉर्ट स्टोरी जो है वो फर्स्ट टाइम पब्लिश की गई थी. और उसके बाद में इस शॉर्ट स्टोरी को एक टेल्स ऑफ ग्रोटेस्क एंड अराबेस्क जो हैं, टेल ऑफ ग्रोटेस्क एंड अराबेस्क हैं, इनमें 1840 में इसको जो है वो इंक्लूड कर लिया गया था. अगर हम अराबेस्क की बात करें तो ये क्या चीज़ होती है, पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं. अराबेस्क क्या होता है बेटा? अराबेस्क होता है कि इसके अंदर हम जो टोन होती है वो सॉम्बर होती है. मीनिंग जो होता है वो पॉसिबली एक ट्रिब्यूट, जिस तरह हम कह सकते हैं कि जो आपने नाम सुना होगा कि 1001 टेल्स जो थी, अरेबियन नाइट की टेल्स जो थी, तो अक्सर लोगों ने, क्रिटिक्स ने ये कहा है कि जो अराबेस्क हैं पो की, ये जो हैं ये उन्हीं अरेबियन नाइट्स से जो 1001 जो टेल्स थी ये उन्हीं से इन्फ्लुएंस्ड हैं, उन्हीं की तर्ज के ऊपर या उन्हीं की इमिटेशन है, उन्हीं की तरह जो है ना लिखी गई है, उन्हीं के ऊपर बेस करके कुछ लिखी गई है. तो ये अराबेस्क जो हैं ये मोस्ट फेमस टेल्स हैं रिटन बिटवीन 38 टू 1844. मीन्स के रिटन बिटवीन 1838 टू 1844 जो टेल्स इसने लिखी थी उसे पो ने नाम दिया था अराबेस्क का. इनकी टोन जो थी वो सॉम्बर थी, या फिर आप कह सकते हैं पेनफुल भी कह सकते हैं आप. और क्या था, ये है अगर हम इनकी बात करें अराबेस्क, तो ये क्या है, ये है एक सीरियस इंटरटेनमेंट की बात है. क्योंकि इसके अंदर क्या मिलता है, इसके अंदर आपको टेरिफाइंग किस्म के एक्ट्स मिलेंगे, एक्शंस मिलेंगे, बोन चिलिंग मोटिव्स मिलेंगे, और आपको मर्डर मिलेंगे, ग्रेव्स मिलेंगी और घोस्ट मिलेंगे. ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ें आप लोगों को अराबेस्क टेल्स जो सी हैं, जो टेल्स ऑफ ग्रोटेस्क कह लें या टेल्स ऑफ ग्रोटेस्क एंड अराबेस्क टेल्स जो सी हैं, जिसमें हमने द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ उशर को 1840 में इंक्लूड किया था, उन तमाम टेल्स को हम लोग अराबेस्क टेल्स कहते हैं. और ये जो हमारी टेल है जिसको हम लोग रीड कर रहे हैं इस टाइम, इसका नाम है द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ उशर, और ये राइट की थी अमेरिकन राइटर ने एडगर एलन पो ने इन 1839. और 40 में इसको हमने इंक्लूड किया था, हमने नहीं, जो क्रिटिक्स थे या पो ने इसको इंक्लूड किया था टेल्स ऑफ ग्रोटेस्क एंड अराबेस्क. अच्छा, और मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि टेल ऑफ ग्रोटेस्क और अराबेस्क जो हैं ये किस टाइम ड्यूरेशन में लिखी गई थी. ये 1838 से 1844 तक जो टेल्स लिखी गई थी उन टेल्स को इसके अंदर इंक्लूड किया था, टेल्स ऑफ ग्रोटेस्क एंड अराबेस्क. अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे स्टोरी को, कि असल में जो स्टोरी है इसकी टेल की, जो शॉर्ट स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी इसकी समरी क्या है. मैं आपको पहले इसकी समरी से इंट्रोड्यूस करवा दूं, क्योंकि इसकी समरी पढ़ने के बाद ही हम लोग जो है फर्दर इसकी डिटेल में इसको देखेंगे कि क्या है. इस शॉर्ट स्टोरी के अंदर क्या है कि एक नरेटर है वो अराइव हो रहा है, मीन्स के एक नरेटिव आता है, क्योंकि मैंने आपको बताया नरेटिव टेल है ये. तो नरेटर आता है और ये जो है ये हाउस ऑफ उशर में एंटर होता है, मीन्स के हाउस ऑफ उशर के अंदर या हाउस ऑफ उशर के बाहर उतरता है, या उसने हाउस ऑफ उशर में जाना है. और हाउस ऑफ उशर क्या है, ये एक ओल्ड मेंशन है जो कि इंसर्कल्ड है बाय अ स्मॉल टर्न क्या होता है, लेक. इसीलिए मैंने आपके आसानी के लिए सामने लिखा हुआ है कि ये लेक है. तो जो ये मेंशन है, ओल्ड मेंशन, जिसे हम हाउस ऑफ उशर का नाम दे रहे हैं, ये एक ओल्ड मेंशन है और इसके इर्द गिर्द जो है एक स्मॉल लेक है. ठीक है, ये अब आपको डिस्क्रिप्शन दी जा रही है ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए अपनी इमेज क्रिएट करना. एक
अच्छा, अब ब्रिज है अक्रॉस द ट्वान प्रोवाइड्स एक्सेस टू द हाउस, और है क्या, क्योंकि वो इसके हाउस के इर्द गिर्द जो है वो लेक है, तो एक ब्रिज है जिसके ज़रिए हम लोग उस एरिए में जहाँ पे हाउस ऑफ उशर है वहाँ पे एंटर हो सकते हैं, कि वो आपको एक्सेस दे रहा है, ब्रिज के ज़रिए ही आप एक्सेस लेते हैं उस एरिया की जहाँ पे द हाउस ऑफ उशर है। रॉड्रिक उशर रिसीव्स द विजिटर अ बॉयहुड फ्रेंड। अब आपको बताया गया है कि देखें, मैं हाउस ऑफ उशर की बात कर रही हूँ, अब हाउस ऑफ उशर का मालिक कौन है, वहाँ पे कौन रह रहा है, क्योंकि नरेटर तो अराइव हुआ है ना, अभी वो तो आया है, तो वहाँ पे कोई रह रहा होगा जिसने उसे बुलाया होगा, इसीलिए तो अब उसका नाम जो है, जो उसका मालिक है ओल्ड मेंशन का हाउस ऑफ उशर का, वो है रॉड्रिक उशर। ठीक है, इसने एक रिसीव किया है विजिटर को, मींस के जो इसके घर आए इसने उसे रिसीव किया, और वो है कौन, वो है हमारा नरेटर जो कि रॉड्रिक उशर के हाउस में आता है, और ये रॉड्रिक उशर का बॉयहुड फ्रेंड है, मींस के आप कह सकते हैं कि बचपन का दोस्त है ये इसका। वो छोटा वाला बचपन नहीं, वो चाइल्डहुड फ्रेंड होता है, ये थोड़ा सा लड़कपन का आप कह सकते हैं कि वो वाला फ्रेंड है इसका रॉड्रिक उशर का। अगर हम नेक्स्ट जाएं तो क्या है, रॉड्रिक है एक ही इज सफरिंग फ्रॉम अ स्ट्रेंज मेंटल इलनेस, जो कि हमारा हाउस का ऑनर है जिसने अपने फ्रेंड को रिसीव किया है। अब उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि रॉड्रिक जो है वो एक स्ट्रेंज मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहा है, कि मतलब उसे एक स्ट्रेंज मेंटल इलनेस है जो हमारा ऑनर ऑफ द ओल्ड मेंशन है। अच्छा, अब बात करते हैं कि इस हाउस में रॉड्रिक के अलावा कौन कौन रहता है। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि गॉथिक टेल्स के अंदर हमेशा आइसोलेशन होती है, लोनलीनेस होती है। तो यहाँ पे आप एक तो ये चीज़ नोट करें कि हाउस को इन्होंने किस तरह से आइसोलेट किया है, कि उसके इर्द गिर्द एक स्मॉल लेक है जहाँ पे रॉड्रिक उशर रह रहे हैं, और वहाँ पे जाने का जो रास्ता है वो एक ब्रिज के अक्रॉस है। ठीक है, मीन्स के उसके इर्द गिर्द लेक है, तो दूसरी और सिविलाइजेशन मीन्स के दूसरे जो आप कह सकते हैं कि आबादी या पॉपुलेशन नहीं है वहाँ पे ज़्यादा। लिव्स देयर विद हिज ट्विन सिस्टर मैडलीन, मीन्स के उस हाउस में सिर्फ और सिर्फ एक रॉड्रिक उशर रहते हैं और उनकी ट्विन सिस्टर रहती हैं जिसका नाम है मैडलीन। ये आ गया डॉपलगैंगर, या जो हम बात कर रहे थे कि ट्विन्स होते हैं या डॉपलगैंगर्स होते हैं, तो यहाँ पे ट्विन्स हैं इस स्टोरी में। मैडलीन है गर्ल का नाम जो कि रॉड्रिक की सिस्टर है, और रॉड्रिक जो है ये ऑनर का नाम है, लड़के का नाम है जिसको हमारे नरेटर ने विजिट किया है। और मैडलीन के बारे में अब आपको बताया गया कि नियर डेथ ड्यू टू मिस्टीरियस डिजीज़। देखें जी, अब इसमें डिजीज़ दिखाई गई है इस तरह से कि रॉड्रिक भी एक डिजीज़ से सफ़र कर रहा है, और वो है स्ट्रेंज मेंटल इलनेस, और उसकी ट्विन जो है मैडलीन, ये भी एक मिस्टीरियस डिजीज़ से जो है वो सफ़र कर रही हैं, और उस मिस्टीरियस डिजीज़ की वजह से ये नियर डेथ है, मीन्स के किसी भी टाइम इनकी डेथ हो सकती है। अब अगर हम नेक्स्ट देखें तो नरेटर स्टेज विद देम, जो नरेटर था जो उसका बॉयहुड फ्रेंड है रॉड्रिक उशर का, वो उनके साथ रहता है कुछ डेज के लिए। ही प्रोवाइड्स कंपनी टू रॉड्रिक वाइल ही पेंट्स एंड प्लेज गिटार, मीन्स के ये इसकी हॉबीज़ होंगी और रॉड्रिक उशर की भी यही हॉबीज़ होंगी। दैट्स वाई जब ये नरेटर जो है अपने बॉयहुड फ्रेंड के साथ रहता है तो फिर ये जो है उसको कंपनी प्रोवाइड करता है, उसके साथ पेंटिंग्स करता है, बनाता है, और गिटार जो है वो करता है, और स्पेंड ऑल हिज डेज इनसाइड अवॉइडिंग द सनलाइट। तो हमारा नरेटर जो है वो भी जब से अराइव हुआ है, जब से पहुंचा है वो हाउस ऑफ उशर में, उस टाइम से उसने भी सनलाइट को अवॉइड किया है, मीन्स कि वो सनलाइट में नहीं गया, वो भी घर के अंदर ही मौजूद है, उसने भी अपने आप को आइसोलेट कर लिया है आउटसाइड वर्ल्ड से। ठीक है, अब इसके अंदर आपको ये भी चीज़ यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि जब रॉड्रिक उशर को फर्स्ट टाइम हमारा नरेटर देखता है, जब आप टेक्स्ट रीड करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, तो उसको अजीब सी फीलिंग आती है नरेटर को देख के, मीन्स के उसको फील आती है कि ये जो है रॉड्रिक उशर, ये बचपन से जब से वो नरेटर उसको जानता है, जब उसके साथ रहता था, उसकी फ्रेंडशिप थी उसके साथ, तो उसमें और इस रॉड्रिक उशर में बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं, बहुत डिफरेंस आ गया है। अच्छा, नेक्स्ट है मैडलीन डाई। व्हेन मैडलीन डाइज रॉड्रिक डिसाइड्स टू बरी हर टेम्पोररीली इन वन ऑफ हिज हाउस लार्ज वॉल्ट्स। अच्छा, अब वॉल्ट्स का मतलब ये होता है वो जिसमें हम लोग आप कह सकते हैं तिजोरी, एक किस्म की बड़ी तिजोरी जिसे हम कहते हैं ना, वो उस तरह की एक चीज़ होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर आप लोग देखें कि उन्होंने पहले बताया कि रॉड्रिक भी एक डिजीज़ से सफ़र कर रहा है, मेंटल इलनेस है जो, और मैडलीन भी जो है वो भी एक डिजीज़ से सफ़र कर रही हैं, और वो भी एक स्ट्रेंज सी डिजीज़ है जिसके बारे में इनको कुछ खास इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। अब क्या होता है, मैडलीन जो है जैसे नरेटर के घर रहता है और टाइम स्पेंड करता है, तो मैडलीन की डेथ हो जाती है जो कि रॉड्रिक की
ट्विन सिस्टर है उनकी। अब रॉड्रिक जो उसका ब्रदर है, ट्विन ब्रदर, वो डिसाइड करता है कि हम मैडलिन को पहले टेम्पररी तौर पर कुछ देर के लिए अपने ही हाउस में जो लार्ज वॉल्स हैं, तहखाने के अंदर, डंजन्स के अंदर, हम वहाँ पर इसको बरी करेंगे। तो नरेटर इससे क्वेश्चन पूछता है कि इस तरह से भाई नहीं करना चाहिए कि, या हम नहीं करते इस तरह से। तो रॉड्रिक जो है वो उसको कहता है, मीन्स के पहले ज़माने में ऐसा होता था, या अभी भी आप देखें तो मेडिकल के जो स्टूडेंट्स होते हैं और जो डॉक्टर्स होते हैं, उनको एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए ह्यूमन बॉडीज़ ही ज़रूरी होती हैं, वो उन्हीं के ऊपर जो है वो अपने एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो उस ज़माने के, जिस ज़माने में ये टेल्स लिखी गई हैं, तब ये होता था कि जब पता लगता था किसी को कोई स्ट्रेंज इलनेस है, तो मेडिकल की टीम आती थी और उसकी डेड बॉडी को, और अगर उसकी डेथ हो गई है तो मीन्स के उसकी डेड बॉडी को वो अपने साथ ले जाते थे और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते थे, देखते थे कि रीज़न क्या है डिजीज़ की। तो यहाँ पर जब मैडलिन की डेथ हो जाती है तो उसका ब्रदर जो है रॉड्रिक, वो इसीलिए कहता है कि हम कुछ दिन तक मैडलिन को अपने घर में ही डंजन में जो हमारा वॉल्ट है वहाँ पर इसको बरी कर लेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके सिस्टर को इस तरह से लेकर जाएं और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करें। अब क्या होता है, मैडलिन को उन्होंने बरी कर लिया और कुछ डेज़ के बाद क्या होता है, अचानक ही एक बहुत ज़्यादा तूफान आता है रात को, और नरेटर जो होता है वो सो नहीं पा रहा होता, वो खौफज़दा होता है नरेटर जो है हमारा, क्योंकि उसने बरी किया और उसके बाद वो उसी घर में है, उशर, हाउस ऑफ उशर में ही है। तो अब क्या होता है कि जब तूफ़ान आता है रात को, तो नरेटर जो है हमारा वो सो नहीं पा रहा, वो जो है वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा है। और इतनी देर में जो रॉड्रिक है, जो मैडलिन का ट्विन ब्रदर था, वो भी नरेटर के रूम में आ जाता है, रात का टाइम है, ठीक है। अब आपने देखा यहाँ पे सेटिंग क्या क्रिएट की गई है, एक तो तूफ़ान आ रहा है, ऊपर से रात की टाइमिंग है, ना नरेटर को नींद आ रही है और वो खौफज़दा है, और रॉड्रिक भी जो है वो भी नरेटर के रूम में आ जाता है। अब नरेटर क्या करता है, वो रॉड्रिक को काम करने के लिए उसको मतलब कि आप कह सकते हैं कि उसकी टेंशन और जो उसका एक फेयर है वो ख़त्म करने के लिए उसको एक स्टोरी सुनाता है, जो कि नरेटर रीड कर रहा था खुद ही। तो स्टोरी का नाम है द मैड ट्राइस्ट, आपने ये नाम भी याद रखना है, द मैड ट्राइस्ट स्टोरी का नाम है, जो नरेटर अब सुनाएगा रॉड्रिक उशर को। अब इस स्टोरी की आगे, मतलब इस टेल के अंदर अब इस स्टोरी के बारे में बताया जा रहा है कि क्या हो रहा होता है, क्या है ये जो मैड ट्राइस्ट है। इसके अंदर क्या होता है, एक नाइट होता है जिसका नाम होता है एथेरेल्ड। इसके अंदर वो ड्रैगन्स का शिकार कर रहा होता है, ड्रैगन्स से लड़ाई कर रहा होता है अपनी शील्ड के साथ, और जो वटेवर जो उसके हथियार होते हैं उनके साथ ड्रैगन्स का वो शिकार कर रहा होता है द मैड ट्राइस्ट इस स्टोरी में। अच्छा, अब क्या होता है, अब जैसे नरेटर जो है वो रीड करता है बुक को और उसके अंदर पढ़ता है कि क्या क्या हुआ, तो वैसे वैसे साउंड्स ही जो हैं वो स्टोरी के अंदर जो साउंड प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, या जो कुछ हो रहा होता है, वैसे ही साउंड्स इन्हें अपने हाउस में, अपने इर्द गिर्द सुनाई देने लग जाते हैं। जिस तरह कि अगर नरेटर ने रीड किया है कि ड्रैगन से लड़ाई करते हुए जो हमारा जो नाइट था उसकी शील्ड उसके हाथ से गिर जाती है, तो अचानक ही हाउस में कोई लोहे की चीज़ ज़ोर से गिरने की आवाज़ आती है। अगर जिस तरह से वो दिखाते हैं कि नरेटर जो है या ड्रैगन जो है वो खौफ मतलब उड़ता है और अपने पर जो है वो ज़ोर ज़ोर से फड़फड़ाता है, तो वैसी ही आवाज़ें इन्हें अपने हाउस में, अपने इर्द गिर्द जो हैं वो आनी स्टार्ट हो जाती हैं, नरेटर को भी और रॉड्रिक उशर को भी। पहले नरेटर और रॉड्रिक उशर को ये लगता है कि जैसे ये इनकी इमेजिनेशन है, ये आवाज़ें नहीं आ रही, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब इन्हें एहसास होता है कि जैसे ही स्वॉर्ड गिरती है वैसे ही लोहे की कोई चीज़ गिरने की आवाज़ आती है, जैसे ही वो लोग फाइट कर रहे होते हैं और वहाँ पे जिस किस्म का जो आवाज़ आ रही होती है, थंडरिंग की, लाइटनिंग की, वो तमाम आवाज़ें इन्हें सुनाई देने लग जाती हैं, तो ये ज़्यादा खौफज़दा हो जाते हैं। अब रॉड्रिक इस टाइम पे डिक्लेयर करता है, मींस कि वो अनाउंसमेंट करता है कि मैडलिन जो उसकी ट्विन सिस्टर थी वो उस टाइम अलाइव थी जबकि इन्होंने मैडलिन को बरी किया। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि जब रॉड्रिक उशर के साथ हमारा नरेटर जो है ये मैडलिन को जब दफन कर रहे होते हैं, तो ये देखता है नरेटर के मैडलिन की जो चीक्स होती हैं वो रोज़ी होती हैं, मींस के रेड होती हैं, और किसी भी डेड बॉडी की जो चीक्स होती हैं वो रोज़ी या रेड नहीं हो सकती। तो उस टाइम नरेटर को एक मिनट के लिए लगता है कि शायद ये जिंदा है, लेकिन फिर ये इस चीज़ को जो है वो आप कह सकते हैं कि अवॉइड कर देता है और उसको बरी कर देता है। लेकिन यहाँ पर अब रॉड्रिक जो है वो दोबारा डिक्लेयर करता है, अनाउंस करता है कि मैडलिन को जब हम लोगों ने दफन किया था तो उस टाइम वो जिंदा थी, शी वॉज अलाइव। अब क्या होता है, एट द सेम मोमेंट मैडलिन जो है वो सामने आ जाती है अपनी प्रोविजनल टॉम से, जो उसकी कब्र थी जिसमें से दफनाया गया था, वो वहाँ से निकलकर आ जाती है, और जैसे जिस रूम में ये बेडरूम में नरेटर के होते हैं वो दरवाज़ा खोलती है, तो देखते हैं, मतलब ये भी रॉड्रिक एक साइड पे कह रहा होता है कि मैडलिन जिंदा थी, और सेकेंडली जैसे ही दरवाज़ा खुलता है मैडलिन जो है वो अपने टॉम से निकलकर इनके घर दरवाजे के बाहर खड़ी होती है।
तो फिर मेडलिन आके शी कन्फ्रंट्स रॉड्रिक एंड बिगिंस थ्रॉटलिंग हिम टू डेथ। मीन्स कि जब मेडलिन निकल के आती है तो उसके सारे जो ड्रेस होता है उसके ऊपर ब्लड लगा हुआ होता है, और वो आते ही रॉड्रिक का जो है वो गला जो है वो दबाना स्टार्ट कर देती है, और उसके बाद वो भी गिर जाती, रॉड्रिक गिरता है और उसके ऊपर मेडलिन गिरती है, और उन दोनों की जो ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर थे उनकी डेथ हो जाती है। नरेटर ये देख कर परेशान हो जाता है, और सेम मोमेंट पे जैसे ही वो दोनों बहन भाई जो ट्विंस थे वो गिरते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो हम जो हाउस था, हाउस ऑफ उशर, वो कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाता है। नरेटर खौफजदा हो जाता है, फेयरफुल हो जाता है, और नरेटर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। ही ट्राइज टू फ्लाई फॉर हिज लाइफ, फ्लीज फॉर हिज लाइफ। तो उसके बाद है कि रॉड्रिक इज़ डेड। मीन्स कि मैं आपको बता चुकी हूँ, रॉड्रिक और उसकी सिस्टर दोनों जो है वो डेथ मर जाते हैं। नरेटर खौफजदा होता है ये सब कुछ देख के, और वो घर से जल्दी जल्दी बाहर निकलने की कोशिश करता है। जैसे ही मेडलिन और रॉड्रिक जो है वो मर जाते हैं, वैसे ही दे आर कंज्यूम्ड बाय द फॉलिंग हाउस। मीन्स के उनकी जो डेड बॉडी थी। अब इसमें एक और चीज़ है कि जब हमारा नरेटर है ना, वो जब हाउस के अंदर एंटर होता है ना, तो वो देखता है कि जो बिल्डिंग है ना, ये जब आप टेक्स्ट पढ़ेंगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से आइडिया हो जाएगा। उस हाउस के ना बिल्डिंग स्टार्ट से लेकर, मीन्स के जैसे भी इमारत है, स्टार्ट से लेकर और एंड तक उसमें इस तरह का क्रैक होता है। मीन्स के रूफ से लेकर, ये रूफ है ना अगर, तो इस रूफ से लेकर यहाँ तक फ्लोर तक उसमें ये क्रैक है। अब जैसे ही दोनों बहन भाइयों की डेथ हो जाती है, और बिल्कुल बारीक सा क्रैक होता है, इन दोनों बहन भाइयों की जैसे ही डेड हो जाती है ना, डेथ होती है, तो क्या होता है, और नरेटर हमारा जो है वो खुद फेयरफुल होके और मतलब फेयरफुल होके बाहर निकलता है। तो क्या होता है कि जब वो बाहर निकलता है और खड़ा होता है और देखता है ना, तो ये जो क्रैक था ना, ये जो बारीक सा क्रैक था, ये बड़ा हो रहा होता है, और इसके पीछे से एक रेड मून जो है वो रेड मून की रोशनी इस क्रैक पे पड़ रही होती है, और ये क्रैक जो होता है बड़ा होता जा रहा होता है, बड़ा होता जा रहा होता है, और एंड में क्या होता है कि सारा का सारा हाउस जो है वो इस क्रैक के बड़ा होने की वजह से कोलैप्स कर जाता है, और सारा का सारा हाउस जो है वो नीचे गिर जाता है। और जो इनकी डेड बॉडीज थी मेडलिन की और रॉड्रिक की, ये दोनों की दोनों वहीं पर ख़त्म हो जाती हैं। मीन्स कि उसी के हाउस के अंदर जो है वो कंज्यूम हो जाती हैं वहीं पे। उसके बाद इनकी डेड बॉडी जो है नरेटर को पता नहीं, नज़र नहीं आती। मीन्स कि ढूंढने की भी नरेटर कोशिश नहीं करता। अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें कि इस स्टोरी में कौन कौन से कैरेक्टर्स थे, तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक नरेटर था, एक रॉड्रिक उशर था, और जो नेक्स्ट है वो मेडलिन उशर है। ये दोनों जो हैं ये ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं, और ये जो हमारा नरेटर है ये आप कह सकते हैं कि ये एक आउटसाइडर था जो इनके घर के अंदर एंटर हुआ था। अब हम डिस्कस करेंगे कि नरेटर की कौन कौन सी चीज़ें हैं, या नरेटर के बारे में हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मिली है इस टेल से। अच्छा, तो नरेटर के बारे में हमें जो जो चीज़ें पता चली हैं, एक तो सबसे पहले आपने नोटिस किया होगा कि मैं बार बार कह रही हूँ नरेटर नरेटर नरेटर, मैंने उसका नाम नहीं लिया, बिकॉज जो हमारे सामने एक नरेटर जो है वो जो हमें दिखाया गया है दैट इज़ अननेम्ड। उसका नाम स्टोरी में बताया ही नहीं गया कि नरेटर का नाम क्या है या उसको किस तरह से बुलाना है, उसको नरेटर ही बताया गया है। सेकंड चीज़ जो है नरेटर की वो ये है कि नरेटर जो होता है वो रॉड्रिक का बेस्ट फ्रेंड होता है और ओनली फ्रेंड होता है। मीन्स के नरेटर जो है वो रॉड्रिक का बेस्ट और ओनली फ्रेंड है, इसके अलावा रॉड्रिक का और कोई फ्रेंड नहीं है। थर्ड चीज़ जो हमें बताई गई है वो ये है कि नरेटर जो है वो बहुत ज़्यादा लॉयल है, क्योंकि वो वीक्स देता है अपनी लाइफ के टू हेल्प हिज फ्रेंड, कि वो अपनी लाइफ के जितने भी वीक्स हैं 2, 3, 4, 5 जो भी टाइम स्पैन था जो वो स्पेंड करता है रॉड्रिक के साथ, वो तमाम टाइम वो रॉड्रिक को देता है, और वो उसी की खातिर जो है वो अपनी लाइफ को जो एक्टिविटीज़ हैं उनको छोड़कर रॉड्रिक की हेल्प के लिए, उसकी आप कह सकते हैं कि मेंटल हेल्प के लिए, स्टेबिलिटी के लिए वो आता है अपने फ्रेंड की हेल्प के लिए। नरेटर जो होता है बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक होता है और हेल्पफुल होता है, ये तो आपको देखकर ही पता लग जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी एक्टिविटीज़ और अपनी लाइफ को छोड़ के किसी और की हेल्प के लिए इस तरह से नहीं आता कि अपना सब कुछ ख़त्म करके वो उसके घर में उसके साथ रहे और उसको कंपनी दे, 24 आवर्स की कंपनी दे और अपने सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो ख़त्म कर दे। तो हमारा जो नरेटर था वो बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक था और हेल्पफुल था। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि नरेटर इज़ प्रेजेंटेड एज एन आउटसाइडर। ये एक आउटसाइडर था जो कि रॉड्रिक उशर के या हाउस ऑफ उशर के अंदर एंटर होता है, उनके घर के अंदर जाता है। और इसको मेडलिन जो है, मेडलिन ऑलवेज इग्नोर्स नरेटर्स प्रेजेंस। मीन्स कि मेडलिन जो होती है वो इसको इग्नोर करती है, कभी भी वो नरेटर को, आप कह रही है ना कि आप कह सकते हैं कि कभी भी नरेटर को रिकॉग्नाइज या एक्नॉलेज नहीं करती वो। नरेटर और अगर रॉड्रिक उशर बैठ के कोई बात भी कर रहे होंगे तो मेडलिन नरेटर को
कम्प्लीटली इग्नोर करेगी और जो रॉड्रिक से उसे बात करनी होगी वो रॉड्रिक से वो बात करेगी और वहाँ से चली जाएगी। तो हमारे नरेटर के बारे में हमें ये तमाम इन्फॉर्मेशन मिली है टेल के अंदर से, और आपने टेल को दोबारा से पढ़ना है जो शॉर्ट स्टोरी है उसको, और उसके अंदर अगर आपको इसके अंदर कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलती है तो आप उसको भी ऐड करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है रॉड्रिक ओशर का। इसके अंदर क्या है कि आपको ये मैं बता चुकी हूँ कि ट्विन है मैडलिन ओशर का, और वन ऑफ द लास्ट लिविंग ओशर्स, मींस के दो ही ओशर हैं, एक मैडलिन ओशर है एक रॉड्रिक ओशर है। तो इन दोनों में से ये एक वन ऑफ द लास्ट है, मींस के उन दोनों में से एक है। ये दो ट्विन्स थे, दो ही ओशर फैमिली के मेम्बर्स थे, और एक जो था वो रॉड्रिक ओशर था। टू शेयर्स अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। अच्छा, अब क्या है, मैडलिन क्या और रॉड्रिक ओशर के दरमियान, दोनों के दरमियान बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। आप इसे कह सकते हैं कि मेटाफिजिकल कनेक्शन है, कि एक दूसरे की ये माइंड को समझते हैं, उनकी आप इमोशंस को समझते हैं। मीन्स के ट्विन्स जो होते हैं तो ये इनके लिए एक नॉर्मल सी चीज़ है कि इनका कनेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। रॉड्रिक बिलीव्स दैट द मेंशन दे लिव इन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डिटेरियोरेटिंग मेंटल हेल्थ एंड मेलनकली। अब ये जो चीज़ है ये नया पॉइंट आया है। इसके अंदर क्या है कि मैंने आपको पूरी टेल सुनाई है लेकिन मैंने आपको ये पॉइंट का जिक्र नहीं किया। इसके अंदर यह है कि रॉड्रिक जो है वो नरेटर को बताता है कि उससे ये लगता है कि जिस हाउस में वो रह रहे हैं वो एक घर नहीं है बल्कि एक लिविंग थिंग है। उसको ये लगता है कि जैसे उस हाउस की जो विंडोज़ होती हैं वो एज एन आइज़ रिप्रेजेंट करती हैं, और वो इसको देखती हैं, इसकी एक्टिविटीज़ को देखती हैं, और इसको अपने घर में ही रहने से और अपने घर से ही खौफ आता है। और ये कहता है कि इसकी जो सी आप कह सकते हैं कि इसकी जो लाइफ है रॉड्रिक ओशर की, वो और उसकी जो मेंटल हेल्थ है जो ख़राब हो रही है दिन ब दिन, वो तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इस मेंशन पे जाती है। ये मेंशन वो जो ओल्ड हाउस है जिसे हम हाउस ऑफ ओशर कह रहे हैं, वो हाउस ही रिस्पॉन्सिबल है रॉड्रिक ओशर की गिरती हुई सेहत और मेलनकली, उसके आप डिप्रेशन या वॉट एवर इट इज़ कह सकते हैं। ठीक है, अ सिक मैन है, रॉड्रिक ओशर के बारे में हम बता चुके हैं। सिक मैन है, डिप्रेस्ड है, ग्लूमी है, हाइपोकॉन्ड्रिक है, और हु थिंक्स ही इज ऑलवेज सिक, मीन्स के हाइपोकॉन्ड्रिक है। ये जो हाइपोकॉन्ड्रिक होता है उसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा इंसान जिसे लगता है कि ही इज़ ऑलवेज सिक, वो हमेशा बीमार रहता है या उसको हर वक्त कोई ना कोई बीमारी रहती है। तो हाइपोकॉन्ड्रिक जो है ये आपको याद रहना चाहिए कि हाइपोकॉन्ड्रिक क्या होता है और उसका क्या मीनिंग होता है। तो यहाँ पे बताया ये गया है कि एक सिक मैन है जो कि डिप्रेस्ड है, ग्लूमी है, रॉड्रिक ओशर, और हाइपोकॉन्ड्रिक है, मींस के उसको लगता ये है कि वो हर टाइम बीमार है। जाहिर बात है एक इंसान एक ऐसे घर में रह रहा है जिस घर से उसे खौफ आ रहा है और वो उस घर से खौफ ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो उसी घर में रह रहा है, तो जाहिर बात है उससे वो डिप्रेशन के शिकार भी होगा, ग्लूमी भी होगा और हाइपोकॉन्ड्रिक भी होगा। उसे लगेगा कि उसे हर वक्त कोई ना कोई न्यू बीमारी जो है, न्यू डिजीज़ जो है वो हो रही है। लास्ट कैरेक्टर जो है इस टेल का हमारा वो है मैडलिन ओशर। ये जो है ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये ट्विन है रॉड्रिक ओशर की, और ये भी एक डिजीज़ से सफ़र कर रहे थे, जो मैंने आपको कहा था ना, एक स्ट्रेंज इलनेस से ये सफ़र कर रही हैं। उस डिजीज़ का नाम है कैटालेप्सी। मैडलिन ओशर जिस डिजीज़ से सफ़र कर रही हैं उसका नाम है कैटालेप्सी। कैटालेप्सी में क्या होता है, आपके मसल्स जो हैं वो रिजिड हो जाते हैं, मींस के इतने ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं कि आप जो हो एक कॉर्प्स की तरह, मींस के एक जो मुर्दा होता है ना जो अकड़ जाता है और उसका हिलना, आप उसे हिला नहीं सकते, या मींस के उसके जो आपको नज़र आ रहा होता है कि उसका पूरा जिस्म जो है वो अकड़ सा गया है। तो वही चीज़ जो थी वो मैडलिन ओशर को हुई थी और उन्हें कैटालेप्सी हुई थी, और उसके अंदर क्या होता है कि आपके जो मसल्स थे वो रिजिड हो गए थे और उनसे हिलना बहुत, मतलब कि जो मूवमेंट थी उनके लिए वो बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। और वो कैसे मूव करती थी, घोस्ट की तरह मूव करती थी, मीन्स के डेड बॉडी की तरह वो मूव करती थी, कि एक अकड़ा हुआ ह्यूमन फ्लैश लेके वो मूव करती थी। और बहुत अजीब उनका जो वॉकिंग स्टाइल था वो भी बहुत अजीब, और आप कह सकते हैं एक खौफजदा सा था, फ्राइटनिंग सा वॉकिंग स्टाइल है उनका। आप स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। पैरानॉर्मल घोस्टली फिगर ड्यू टू डिजीज़, वही बात होगी, डिजीज़ की वजह से, कैटालेप्सी की वजह से, मसल रिजिडिटी की वजह से इनके जो घोस्टली फिगर था वो घोस्टली हो गया था, इनका वॉकिंग स्टाइल अजीब सा हो गया था, और इनका मीन्स का सब कुछ जो है वो बिल्कुल अजीब सा था, डिफरेंट सा था, कुछ फ्राइटनिंग, कुछ टेरिफाइड किस्म का था इनका जो था स्टाइल। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो इसके अंदर यह है कि इग्नोर्स नरेटर्स प्रेजेंस। ये भी मैंने आपको बता दिया है कि इसके अंदर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, जब हमने नरेटर को डिस्कस किया है कि ये जो थी मैडलिन, ये हमेशा नरेटर की प्रेजेंस को इग्नोर करती थी। मीन्स कि अगर नरेटर और रॉड्रिक ओशर बैठ के कोई चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, कोई बात डिस्कस कर रहे हैं, और इन्होंने रॉड्रिक ओशर से कोई बात करनी होगी, मैडलिन ने रॉड्रिक ओशर से, तो ये नरेटर को डायरेक्टली कम्प्लीटली इग्नोर करती थी
और रॉड्रिक से अपनी बात करके वापस चली जाती थी। नरेटर को कोई मीन्स के एक्नॉलेज नहीं करती थी ये। अब हम देखेंगे कि इस टेल में कौन कौन सी थीम्स हैं। ये एक वर्क ऑफ गॉथिक है, ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। मैंने आपको एलिमेंट्स भी बता दी, कैरेक्टर्स भी काफ़ी सारे मैंने आपको रिप्रेजेंट करके बताए हैं, जो कि आप कह सकते हैं गॉथिक एलिमेंट्स में होते हैं। गॉथिक के एलिमेंट्स हैं जो कि आप जो इसकी थीम्स हैं वो है मैडनेस की, फेयर है, फैमिली है, आइसोलेशन है, ब्यूरियल है, मोरालिटी है, फ्रेंडशिप है। ये तमाम थीम्स हैं। इसमें से कुछ मैं आपको बता रही हूँ और जो रह गई हैं उनके ऊपर आप मटेरियल खुद ढूंढेंगे। देखिए बेटा, जिस तरह से आप पढ़ते जा रहे हैं ना, मैं जिस तरह से आपको बताती जा रही हूँ, लेक्चर देती जा रही हूँ, आपके लिए अब ज़रूरी ये है कि साथ साथ आप अपनी असाइनमेंट्स बनाएं। आपके लिए ये मस्ट है कि आप लोग पो का, आपको मैंने अगर एडगर एलन पो आपको पढ़ाया है तो आपकी एक कंप्लीट असाइनमेंट उसके ऊपर होनी चाहिए। अगर मैंने आपको गॉथिक पढ़ाया है कि गॉथिक क्या होता है या गॉथिक लिटरेचर क्या है, गॉथिक की एलिमेंट्स क्या हैं, कैरेक्टर्स क्या हैं, तो आपके पास एक कंप्लीट एलिमेंट होनी चाहिए, असाइनमेंट होनी चाहिए रिगार्डिंग गॉथिक। अब जिस तरह से हम लोग ये पढ़ रहे हैं द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ उशर, तो इसके अंदर आपको इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट असाइनमेंट इसकी आपके पास मौजूद होनी चाहिए। तो अब आपने इन तमाम थीम्स को और इसके अलावा भी जो थीम्स आपको लगती हैं इंपॉर्टेंट हैं, उन थीम्स को के ऊपर अपने असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट करनी है। और सिर्फ थीम्स पर नहीं, बल्कि इसके अलावा कैरेक्टर्स पर, कैरेक्टर्स के अलावा प्लॉट स्ट्रक्चर और वट एवर सिम्बोलिज्म, जो भी चीज़ आपको इसके अंदर लग रही है, टेल के अंदर है, आपने उसके ऊपर अपनी असाइनमेंट जो है वो बनानी है। ओके नाउ अब हम जो है थोड़ा सा फ्रेंडशिप की जो थीम है हम इसको डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर किस तरह से फ्रेंडशिप की थीम जो है वो टेल के अंदर, शॉर्ट स्टोरी के अंदर है। तो सबसे पहले तो आपको मैंने बताया है कि उशर जो होता है, रॉड्रिक उशर, वो नरेटर को बुलाता है जो कि उसका बॉयहुड फ्रेंड है, उसको कंपनी देने के लिए अपने बुलाता है कि आओ और आकर मुझे इस डिस्ट्रेस में, मेरे ज़रूरत के वक्त में मुझे कंपनी दो, और हो सकता है कि तुम्हारी कंपनी से मेरी जो मेंटल हेल्थ है वो बेहतर हो जाए, मुझे मीन्स के डिप्रेशन से थोड़ी सी आज़ादी मिल जाए। तो वो अपने फ्रेंड को बुलाता है जो कि हमारा नरेटर है, और नरेटर जो है वो उशर का, रॉड्रिक उशर का बॉयहुड फ्रेंड था। तो वो अपनी फ्रेंडशिप को निभाते हुए और सिंपैथेटिक और फीलिंग मतलब सिंपैथेटिक फीलिंग्स की वजह से और लॉयल्टी ऑफ फ्रेंडशिप की वजह से जाता है और अपने जो फ्रेंड है, बॉयहुड फ्रेंड जो रॉड्रिक उशर है, उसके साथ टाइम स्पेंड करता है, अपनी लाइफ के वीक्स देता है वो कि अपने फ्रेंड की मदद के लिए, कि अगर उसे मेरी ज़रूरत है तो मैं उस ज़रूरत में उसके काम आऊँ। अब लेकिन इसमें दिखाया क्या गया है, इस प्ले में मीन्स के शॉर्ट स्टोरी में दिखाया ये गया है कि जो फैमिली है वो आउट विन कर रही है, मीन्स के विन जो है वो फ्रेंडशिप से ज़्यादा है, इम्पॉर्टेंट है। हालांकि आप देख सकते हैं कि उसने अगर अपने फ्रेंड को बुलाया तो इसका मतलब है कि वो फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, लेकिन फैमिली में ये दिखाया है कि फैमिली ट्रम्प्स फ्रेंडशिप, मीन्स के फैमिली जो है वो आप कह सकते हैं कि फ्रेंडशिप से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिखाई गई है, कि फैमिली जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू फ्रेंडशिप। वो कैसे? वो इस तरह से कि एंड जब हो जाता है इस शॉर्ट स्टोरी का जब एंड होता है तो क्या होता है कि मैडलिन और जो रॉड्रिक हैं, ये दोनों के दोनों जो हैं ये डेथ में भी, मीन्स के जब बर्थ होती है तो एज अ ट्विंस दे वर यूनाइटेड, मीन्स के एक साथ पैदा होते हैं, लेकिन जब इनकी डेथ होती है तब भी इन दोनों की जो हैं ये दोनों एक साथ ही होते हैं, मीन्स के मैडलिन उसका गला दबा कर उसे मार देती है और वॉट एवर इट इज़, लेकिन दोनों की डेथ एक ही दिन होती है, एक साथ होती है, दोनों जो हैं वो मरने के बाद भी एक दूसरे के साथ ही जो रहते हैं। इसलिए फ्रेंडशिप ट्रम्प्स फैमिली ट्रम्प्स फ्रेंडशिप जो है वो मैंने यहाँ पर लिखा है कि फैमिली जो है वो फ्रेंडशिप से ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई गई है, क्योंकि जब वो पैदा होते हैं तब वो साथ होते हैं और जब वो मरते हैं, दोनों ट्विंस जो हैं वो ब्रदर और सिस्टर, तभी वो साथ ही मरते हैं। और क्या होता क्या है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि नरेटर एक आउटसाइडर था, तो जो फैमिली होती है वो आउटसाइडर को छोड़ देती है। जिस तरह वो दोनों जो हैं ब्रदर और सिस्टर, उनकी डेथ हो जाती है और क्या होता है, नरेटर जो होता है वो रेजिंग स्टॉर्म में जो होता है वो अकेला रह जाता है, कि वो अकेला होता है जो बच जाता है रेजिंग स्टॉर्म में। और जो वो दोनों बहन भाई थे, जो मैडलिन और रॉड्रिक हैं, उन दोनों की डेथ हो जाती है, मीन्स के आउटसाइडर को छोड़ दिया उन्होंने, और फैमिली मेम्बर्स जो थे वो एक साथ रहते हैं, चाहे वो जिंदा हैं तब भी और अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उस सूरत में भी। ओके, नेक्स्ट जो हमारी इंपॉर्टेंट थीम है वो है थीम ऑफ फेयर। इसके अंदर आपको ऑलरेडी पता लग गया कि हर चीज़ जो है वो उशर को, रॉड्रिक उशर को टेरिफाई करती है, इवन कि उसका घर जो है वो उससे भी टेरिफाइड होता है, उससे भी वो जो होता है फ्राइटेंड होता है अपने घर से। इवन के आप कह सकते हैं कि उसके पास उस खौफ की जो उससे अपने घर से एक खौफ होता है, जो एक हॉरर होता है, जो उसके अंदर एक टेरर सा पैदा हुआ होता है, उसको घर की अपने घर से ही उसकी कोई अपेरेंट रीज़न नहीं दिखाई गई। मैडलिन की डेथ से पहले उसकी
कोई अपेरेंट रीज़न दिखाई नहीं गई कि कुछ ऐसा हुआ हो जो हमें दिखा दिया गया हो कि इस रीज़न की वजह से जो रॉड्रिक कुशर है वो अपने घर से खौफजदा है, लेकिन ऐसा कुछ दिखाया नहीं गया मैडलिन की डेथ से पहले पहले। और क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ नरेटर का इरेशनल ड्रेड था। जिस तरह कि मैंने आपको बताया, तो गॉथिक के अंदर क्या होता है, इरेशनल होता है, मिस रूल होता है, मिस गाइड होती है। तो वो इसी तरह से यहाँ पे दिखाया कि ये इरेशनल एक किस्म का इसकी सोच थी, इरेशनल सोच थी कि मेरा घर जो है वो लिविंग थिंग है और मुझे इससे खौफ आता है और ये मुझे देखता है कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, और जो मेरा डिप्रेशन और मेलनकॉली है उसकी रीज़न भी मेरा हाउस है, मेरी मेंशन ही है। ये सब इसकी सोच थी। Usher identifies fear as something that will kill him, मीन्स के वो खुद भी ये सोच रहा होता है कि वो ये जो खौफ है जो उसे अपने घर से है, या ये जो उसे अपने घर से, अपनी सराउंडिंग से, अपने लिविंग में एक खौफ उसने बिठाया हुआ है, तो वो उसकी डेथ की रीज़न बनेगा। उसको खुद भी इस चीज़ का अंदाज़ा होता है। तो थीम ऑफ फेयर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, नेक्स्ट है थीम ऑफ ब्यूरियल। ब्यूरियल तो अब मैं आपको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमने मैडलिन को जो है उसको बरी कर दिया था इन्होंने अपने डंजन में और वॉल्ट में जो था अंडरग्राउंड उसमें। इसमें क्या है, देयर आर 3 इमेजेस ऑफ टॉम्स और क्रिप्ट्स इसमें दिखाए गए हैं इस टेल में। सबसे पहले हाउस इटसेल्फ इज शट ऑफ फ्रॉम द डे लाइट, मीन्स के कब्र में क्या होता है, या जो टॉम हमें बताई थी क्या होता है कि आपको सनलाइट नहीं मिलती, या आपको ज़मीन के अंदर जो है तह मतलब के ऊपर ज़मीन की एक लेयर होती है और उसके बाद आप अंदर होते हो और आपको आपका आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कोई रिलेशन या कनेक्शन नहीं होता। तो जो जिस घर में ये लोग रहते होते हैं वो भी तो एक टॉम ही थी कि इनका आउटसाइड कोई रिलेशन कनेक्शन नहीं था, कोई इनके घर आता जाता नहीं था। और सेकेंडली सनशाइन और जो डे लाइट थी वो भी इनके घर नहीं आती, नहीं मीन्स के घर के अंदर कुछ इस किस्म का घर बना होता है कि घर में नहीं जाती थी सनलाइट भी। और नेक्स्ट है कैवर्नियस रूम्स थे टर्न्ड इनटू स्पेशियस वॉल्स थी इन विच कैरेक्टर्स हु नेवर सीम इंटायरली लाइवली मैडलिन एंड उशर वेस्ट अवे, मीन्स कि अब उन्होंने घर का बताया है कि जो रूम्स थे वो कैवर्नियस थे और स्पेशियस वॉल्स थी, मीन्स के बड़े बड़े तिजोरियाँ थी या आप तहखाने कह सकते हैं वो थे। और कैरेक्टर्स जो थे वो कभी भी उन्होंने लाइवली नहीं दिखाए, इंटायरली उन्हें अपनी ज़िंदगी गुजारते हुए कैरेक्टर्स जो दोनों मैडलिन उशर और रॉड्रिक उशर थे, इन्हें एक दफ़ा भी अपनी लाइफ जो है वो एक ज़िंदा इंसान की तरह गुजारते हुए नहीं दिखाया गया। और इसी घर के अंदर जो घर था उनका, वो जिसे हम कह रहे हैं कि वो एक टॉम भी थी, उसमें ये दोनों वेस्ट अवे हो जाते हैं, दोनों मर जाते हैं। सेकेंड जो हमें चीज़ दिखाई गई है वो है पेंटिंग ऑफ एन इमेंसली लॉन्ग रेक्टेंगुलर वॉल्ट और टनल। जी मीन्स के हमें ये पेंटिंग बताई गई है डिस्क्रिप्शन में कि उनके हाउस के अंदर ये पेंटिंग होती है जिसके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा लंबा और रेक्टेंगुलर किस्म का वॉल्ट, जिसे आप तिजोरी कह लें और टनल कह लें और टॉम कह लें, वट एवर इट इज़, वो होता है, वो दिखाया जाता है। मीन्स के दूसरा जो है इमेज जो है वो टॉम का या क्रिप्ट्स का, वो ये है कि एक पेंटिंग थी। पहला तो उनका घर है ना, नंबर 1 तो हाउस खुद है, सेकंड पे वो पेंटिंग थी जिसके अंदर एक रेक्टेंगुलर और लॉन्ग वॉल्ट और टनल वट एवर इट इज़ वो दिखाया गया है। और जो फोरशैडोइंग द थर्ड इमेज ऑफ अ टॉम द रियल वन ऑफ मैडलिन्स टेम्पोररी ब्यूरियल। अब क्या होता है कि ये जो सा रेक्टेंगुलर वॉल्ट था ना, ये फोर शेडो कर रहा था, मीन्स का इशारा कर रहा था, या आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया जा रहा था कि ये वो उस टाइप का टॉम था जो हमें पहले दिखाया गया है। इसी तरह के टॉम में जो मैडलिन थी इसको टेम्पररी तौर पे हमने नरेटर को और रॉड्रिक उशर को बरी करते हुए दिखाया गया था। मीन्स के ये जो पिक्चर थी इमेंसली लॉन्गर रेक्टेंगुलर वॉल्ट की, इसी तरह के वॉल्ट के और टॉम के अंदर मैडलिन को जब उसकी पहले वो कहता है रॉड्रिक की उसकी डेथ हो गई है, तो रॉड्रिक उशर और नरेटर उसे टेम्पररी तौर पर इसी पिक्चर में जो था इसी तरह से इससे मिलते जुलते वॉल्ट के अंदर दफन करते हैं, बरी कर देते हैं। The implication, especially once the entire house of Usher sinks into a new grave below the tomb, is that the world itself is a kind of a crypt। फिर वो ये दिखा रहे हैं कि जो फिर इम्प्लीकेशन होती है जो इनकी मैडलिन को बरी करने के बाद और जब दोनों बहन भाइयों की ट्विंस की जो है डेथ हो जाती है, तो फिर क्या दिखाया था उन्होंने कि पूरा का पूरा जो हाउस था वो कलैप्स कर गया था, वो वहीं पर एक टॉम की सूरत में कलैप्स कर गया था, ख़त्म हो गया था। तो वो ये दिखाया गया है कि उस जो लेक थी उसके पास वहाँ पर एक न्यू ग्रेव बन गई थी, उस हाउस की कलैप्स होने की वजह से ग्रेव की शेप बन गई थी उसकी। और वो भी ये बताया, इससे ये दिखाया जा रहा है कि जो वर्ल्ड इटसेल्फ था वो क्रिप्ट था। मीन्स कि जो वर्ल्ड हमें दिखाया जा रहा था, हाउस का जो वर्ल्ड था वो भी एक ग्रेव ही दिखाई जा रही थी, जो कि मैंने यहाँ पे भी बताया कि हाउस जो है वो एक किस्म का ग्रेव ही दिखाया है हमें, उसने ग्रेव को रिप्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे 3 आपको मैंने ग्रेव के इमेजेस बता दिए हैं। एक तो घर जो हाउस था, हाउस ऑफ उशर जो मेंशन थी वो, सेकेंडली जो पिक्चर हमें दिखाई गई थी वो मैडलिन की टॉम की तरफ इशारा करती है, और थर्डली जब हाउस हमारा कोलैप्स हो जाता है तो वो भी ब्यूरियल दिखाया गया है। उसने मैडलिन और जो रॉड्रिक थी उनको वो बरी हो गए थे, खुद ब खुद उसके अंदर वो दफन हो गए। नेक्स्ट है मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी क्या है? स्टोरी इन्वॉल्व्स अ वुमन हु डाइज इज बरीड राइजेस फ्रॉम द ग्रेव। अब ये मोर्टेलिटी दिखाई गई है कि
एक बंदा मर जाता है और देन वो दोबारा रिवाइव हो जाता है, ठीक है। मीन्स के एक औरत है, वही जो मैडलिन ओशर है, उनकी डेथ हो जाती है, चाहे वो फेक थी चाहे रियल थी, वट एवर इट इज़, फिर उसको बरी कर दिया जाता है टॉम के अंदर, और देन वो वहाँ से दोबारा अपनी कब्र से जो है वो दोबारा निकल कर आ जाती है। मोर्टेलिटी मीन्स के आप मरते हैं या आप, वो मोर्टेलिटी के लिए तो ये कहते हैं ना कि जो इमोरल होते हैं वो मीन्स के आपको मौत ही नहीं आती, या आप बहुत मुश्किल से मरते हो या मर ही नहीं सकते आप, इस किस्म के मोर्टेलिटी का मीनिंग आता है। तो इसके अंदर क्या दिखाया गया है कि एक औरत है, वो मर जाती है, उसको दफनाया जाता है, देन वो ग्रेव से रिवाइव हो जाती है। और अगर आपको याद हो तो मैंने गॉथिक में आपको बताया था डिसअपेरेंस देन रीअपेरेंस, तो यहाँ पे यही होता है, मैडलिन डिसअपेयर हो जाती है पहले ग्रेव के अंदर, देन रीअपेयर हो जाती है। मैडनेस की बात करें कि मैडनेस क्या है, तो मैडनेस अब यहाँ पे आपको मैं बताती हूँ मैडनेस कहाँ से, किस तरह से इसकी थीम बनती है। नरेटर जो होता है वो नोट करता है कि इनकोहेरेंस एंड इनकंसिस्टेंसीज इन हिज ओल्ड फ्रेंड। मैंने आपको एक ऑलरेडी चीज़ बताई थी कि जब नरेटर आता है अपने बॉयहुड फ्रेंड से मिलता है, तो वो नोट करता है कि इस मैन में और जो उसका एक बॉयहुड का फ्रेंड था, जो जब लड़कपन में वो उससे मिलता था, उससे बात करता था, या उसका दोस्त था, तो इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस था, काफ़ी चेंजेस आ चुकी थी उस मैन में, रॉड्रिक कुशर में। तो यहाँ पे नरेटर सबसे पहले जो चीज़ नोट करता है वो यही नोट करता है कि इनकोहेरेंसी होती है और इनकंसिस्टेंसी होती है उसके फ्रेंड की बातों में। मीन्स के वो कोई और बात कर रहा होता है, देन कोई और करने लग जाता है, या वो बैबलिंग कर रहा होता है, मीन्स के वो आप कह सकते हैं कि मर्मरिंग कर रहा होता है, कोई बात दिल में ही कर रहा होता है, आराम आराम से कर रहा होता है, वो खुद इस चीज़ पे उसका कंट्रोल नहीं होता रॉड्रिक कुशर का। दिस शोज़ द ब्लर्ड लाइन बिटवीन सैनिटी एंड इंसैनिटी, और सैनिटी और इंसैनिटी के दरमियान की ये एक लाइन है जिस पर उसका फ्रेंड खड़ा होता है, और उसका ज़्यादा जो होता है वो इस इंसैनिटी की तरफ जा रहा होता है वो, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता आपकी कंडीशन जो होती है वो डिग्रेड ही होती है, आप ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता जो हो वो इंसैनिटी की तरफ ही जाते हो। जब आप इनकोहेरेंस और इनकंसिस्टेंसी आपके अंदर एक आ जाती है, आपका जो मेंटल लेवल है या आपकी जो मेंटल थिंकिंग है या मेंटल हेल्थ है वो जब डिग्रेड होना स्टार्ट होती है, तो आप आहिस्ता आहिस्ता इंसैनिटी में जाते हो। तो रॉड्रिक कुशर को यहाँ पे मैडनेस की थीम में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। अब हम बात करेंगे सिंबल्स की कि कौन सा सिंबल किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले है टर्न और लेग का मेंशन एंड रिफ्लेक्टिंग इट्स इमेज। अब हमने देखा कि हमारा जो है मेंशन है, जो हमारी लेक है जिसने के इंसर्कल किया हुआ था हमारी मेंशन को, हाउस ऑफ उशर को, वो रिफ्लेक्ट कर रही है उसके इमेज को। उसका इमेज जो है मेंशन का वो उसी जो टर्न है उसके अंदर रिप्रेजेंट हो रहा है, उसको मीन्स कि आप कह सकते हैं सिम्बलाइज कर रहा है वो, कि जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है, एक जो आपको एक डिस्क्रिप्शन मिल रही है हाउस की, वही डिस्क्रिप्शन या वैसी ही जो लेक है वो उसको आपको नज़र आ रहा है कि आपको एक बिल्डिंग नज़र आ रही है, और देन आपको वो पानी में या जो है ज़मीन से नीचे, ये ज़मीन के साथ उसकी एक इमेज नज़र आ रही है वैसी, और वो भी एक फ्राइटनिंग और टेररफुल सी ड्रीम इमेज है ना वैसी। मैडलिन एज द ट्विन ऑफ रॉड्रिक रिफ्लेक्टिंग हिज इमेज एंड पर्सनैलिटी, जिस तरह से मेंशन को रिफ्लेक्ट कर रही है लेक, इसी तरह से मैडलिन जो है ये अपने ट्विन रॉड्रिक को रिफ्लेक्ट करती है, रिप्रेजेंट करती है, उसका इमेज और उसकी पर्सनालिटी जो है वो बताती है। अब यहाँ पे आपको किस तरह से सिंबलाइज किस तरह से हो रहा है, जो देखें हमारी जो मेंशन है वो ऊंची है, मीन्स के ऊंचाई पर है, एक बिल्डिंग जो है वो खड़ी है, और लेक जो है वो नीचे है, डाउन ज़मीन पर है ना। इसी तरह जो मैडलिन है वो आपकी लेक की तरह है, डाउन है, वो नियर डेथ है, और जो रॉड्रिक है वो उस टाइम उससे काफ़ी बेहतर होता है, उसकी जो फिज़िकल कंडीशन होती है वो मैडलिन से काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती है उस टाइम पे जब हमें ये दिखाया गया था पहले स्टार्टिंग में। यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना आपने नोट करनी है वो ये है कि अक्सर जगह पे जो सिंबलिज्म दिया गया है वहाँ पे ये दिखाया गया है कि ये जो मीन्स के पैट्रियार्की दिखाई गई है कि मैन जो है वो आप कह सकते हैं कि अगर एक हम ह्यूमन बीइंग बता रहे हैं तो हेड जो है वो रॉड्रिक कुशर है, जो बॉडी है वो मैडलिन को दिखाया गया है। इस तरह ये मीन्स के हमेशा जो आप कह सकते हैं जो अपवर्ड जो चीज़ें हैं, जो ऊंची जो चीज़ें हैं, जो ज़्यादा वैल्यू की चीज़ें हैं वो दिखाया गया है रॉड्रिक कुशर को, और जो जिस तरह मैंने आपको कहा कि लेक है जो उसका इमेज रिफ्लेक्ट कर रही है वो जो है वो ज़मीन पर है, वो निचाई में है, तो वो चीज़ जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है मैडलिन उशर को। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ है वो है डिज़ायर ऑफ उशर्स टू आइसोलेट देमसेल्फ फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड।
ये आपको दिखाई गई है कि हमने खुद भी, मैंने आपको बार बार बताया कि जो नरेटर होता है वो भी एक आउटसाइडर होता है इस स्टोरी के अंदर, वो भी एक आउटसाइडर होता है। तो इसके अंदर आइसोलेट कर लेते हैं, उशर्स जो हैं वो आइसोलेट करते हैं अपने आप को आउटसाइड वर्ल्ड से। और वो किस तरह से, ये जो हमें लेक का इमेज हमें जो दिखाया गया है, ये इमेज क्या है कि वो जो लेक है उसकी वजह से सिर्फ एक ब्रिज ही है जिसकी वजह से वो आउटसाइड वर्ल्ड को रीच कर सकते हैं, वरना वो लेक जो है वो उनको, उसके हाउस को, उस मेंशन को उसने सराउंड किया हुआ है। इस तरह से उनका आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कोई भी लिंक नहीं है। और यही चीज़ दिखाई गई है कि जो रॉड्रिक उशर और जो मैडलिन उशर हैं, ये दोनों एक दूसरे के इमेज को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और ये इनका जो वर्ल्ड है वो कंसिस्ट ही इन दोनों के ऊपर कंसिस्ट करता है, और किसी थर्ड पर्सन को वो, जिस तरह आपको मैंने बताया कि मैडलिन जो होती है वो अगेन एंड अगेन जो है वो नरेटर की प्रेजेंस को वो जो है वो क्या कहती है, इग्नोर करती है, उसको एक्नॉलेज ही नहीं करती कि एक नरेटर या एक आउटसाइडर जो है वो वहाँ पर मौजूद है। अब ब्रिज जो हमें दिखाया गया है, ब्रिज मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये एक वाहिद उनका एक वो है जिसके ज़रिए उनका आउटसाइड के साथ, आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कोई कनेक्शन है। और वो हमारा, अगर हम करेक्टर्स में देखें तो नरेटर था जो रॉड्रिक उशर का ओनली लिंक था टू द आउटसाइड वर्ल्ड। जिस तरह ब्रिज उनके मेंशन का एक ओनली लिंक था आउटसाइड वर्ल्ड के साथ, इसी तरह रॉड्रिक उशर और मैडलिन उशर के वर्ड में नरेटर जो था वो एक ओनली लिंक था उन रॉड्रिक उशर का आउटसाइड वर्ल्ड के साथ, क्योंकि मैडलिन तो उसे एक्नॉलेज ही ना करती। मैडलिन तो सिर्फ रॉड्रिक को एक्नॉलेज करती है कि उनका जो वर्ल्ड होता है उसमें सिर्फ मैडलिन और रॉड्रिक होते हैं। जो नरेटर होता है वो रॉड्रिक उसे एक्नॉलेज करता है, और रॉड्रिक का ही वो एक लिंक होता है आउटसाइड वर्ल्ड के साथ। अब जो नेम है उशर, इसका अगर हम देखें तो ये किस चीज़ का सिंबलाइज कर रहा है, ये है उशर का जो मीनिंग होता है वो होता है डोर कीपर का। इन दिस सेंस रॉड्रिक उशर ओपन्स द डोर टू अ फ्राइटनिंग वर्ल्ड फॉर द नरेटर, मीन्स के डोर कीपर है उशर का मीनिंग जो है। तो अब हमारे सामने अगर हम देखें तो रॉड्रिक उशर की वजह से क्या होता है, नरेटर को एक आप कह सकते हैं एक फ्राइट मीन्स के एक टेरिफाइड किस्म का एक्सपीरियंस होता है नरेटर के साथ, वो हो जाता है, या नरेटर एक ऐसी चीज़ को एक्सपीरियंस करता है जो वैसे वो शायद ज़िंदगी में कभी भी नहीं करता। तो रॉड्रिक उशर जो है एक इमेज, एक उसके लिए लिंक बनता है एक ऐसे वर्ल्ड के डोर को ओपन करने का जो कि वैसे नरेटर जो है शायद कभी वो वर्ल्ड वो देखता ही ना। तो रॉड्रिक उशर जो है, या उशर का जो मीनिंग है, उशर जो सिंबलाइज करता है वो डोर कीपर को सिंबलाइज करता है, और यहाँ पे रॉड्रिक उशर है जो कि एक ऐसा डोर ओपन करता है, एक फ्राइटनिंग वर्ल्ड का डोर ओपन करता है हमारे नरेटर के लिए। अगर हम स्टॉर्म की बात करें तो स्टॉर्म क्या है, टर्बुलेंट इमोशंस एक्सपीरियंस बाय द कैरेक्टर्स। जो हमें लास्ट में स्टॉर्म दिखाया गया है, थंडर लाइटनिंग दिखाई गई है, वो इमोशंस, स्ट्रॉन्ग इमोशंस दिखाए गए हैं और डिस्टर्ब इमोशंस दिखाए गए हैं जो हमारे कैरेक्टर्स जो हैं वो उस टाइम फील कर रहे होते हैं। मीन्स कि वो टेरिफाइड होते हैं, वो फ्राइटफुल होते हैं, वो हॉरर फील कर रहे होते हैं, वो ये तमाम चीज़ें फील कर रहे होते हैं, और वो भी एक्सट्रीम की, मीन्स के डिस्टर्ब इमोशंस होते हैं उनके जिस टाइम स्टॉर्म होता है, जिस टाइम उनकी लास्ट जो हमारा सीन दिखाए गए हैं उसमें। अच्छा जी, जो कोलैप्सिंग ऑफ मेंशन है ये किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है, ये फॉल ऑफ हाउस ऑफ उशर जो कि हमारे टेल का नाम है, जो कि हमारी शॉर्ट स्टोरी का नाम है, उसको सिंबलाइज कर रहा है कि जब मेंशन कोलैप्स कर जाती है तो जो डेड बॉडीज़ होती हैं दोनों ट्विंस की वो भी उन्हीं के साथ ख़त्म हो जाती हैं, मेंशन के अंदर दब जाती हैं। और हाउस ऑफ उशर के क्योंकि दो ही सिर्फ मेंबर्स थे, एक मैडलिन उशर और सेकंड इज़ रॉड्रिक उशर, वो दोनों ख़त्म हो जाते हैं, तो हाउस फॉल ऑफ द हाउस ऑफ उशर हो जाता है। सिंबलाइज कर रहा है कोलैप्सिंग मेंशन, फॉल ऑफ द हाउस ऑफ उशर, इस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है। I hope each and everything is clear. If you have any questions, you can ask me. Thank you.